नमस्कार। आज हम लोग झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची द्वारा जारी मॉडल सेट साइंस के 4 सेट नंबर के विषय में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले आप 1, 2, 3 को अगर नहीं देखे हैं, सेट नंबर 1, 2, 3 को नहीं देखे हैं तो कृपया इस चैनल के लिंक में जाकर या फिर प्ले स्टोर में जाकर उसको देख लें। आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है तो परावर्तन कोण क्या होगा। ए नंबर है 90 डिग्री, बी है 45 डिग्री, सी 80 डिग्री और डी है 60 डिग्री। तो आइए हम लोग देखते हैं। बोला है कि जब आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बना रहा है ये पूरा 90 डिग्री, और हम लोग ये जानते हैं कि आपतन कोण का जिया और परावर्तन कोण का जिया बराबर होता है, मतलब ये कोण और ये कोण बराबर होगा। तो ये पूरा 90 को 2 भाग में बांटेंगे तो हो जाएगा ये 45 और ये भी 45, मतलब ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। मतलब अगर ये दर्पण है तो ये ध्रुव है और अगर यहाँ सी, तो इस लाइन को क्या कहते हैं, इस लाइन को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। अगला क्वेश्चन है, यदि f का मान 16 है तो r का मान क्या होगा, f का डबल। तो f का डबल r कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखा गया है जिससे उसका सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता हो। किसी अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा गया है कि उसका सीधा और आवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ए नंबर ध्रुव में, बी नंबर फोकस में, सी वक्रता केंद्र में या फिर ध्रुव और फोकस के बीच में। तो वस्तु को कहाँ रखा जाएगा, एक ही कंडीशन है जो ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और फोकस के बीच में रखेगा वस्तु तो सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है। उत्तल दर्पण का साइड मिरर के रूप में, गाड़ी के हेडलाइट में, अपना चेहरा देखने में या फिर सूक्ष्मदर्शी में। तो गाड़ी के जो साइड मिरर होता है उसमें यूज होता है उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जल में सिक्का डालने पर वह अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा दिखाई देता है या प्रकाश के किस घटना के कारण होता है। ए नंबर है प्रकाश के परावर्तन के कारण, बी है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, सी है प्रकाश की परिकिरण के कारण, डी है प्रकाश के विक्षेपण के कारण। तो चूंकि सिक्का एक माध्यम, मतलब जो हम लोग वस्तु को सिक्का को देख रहे हैं वो पानी के अंदर है, तो चूंकि प्रकाश पानी से और हम लोग निर्वात में आ रहा है तो इसलिए प्रकाश का अपवर्तन होगा। लेंस के किस बिंदु पर प्रकाश की किरणें अपने मुख्य पथ से विचलित नहीं होती है। तो फोकस पर, प्रकाशिक केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर या फिर ध्रुव पर। तो सिर्फ ध्रुव से होकर जो लेंस जाती है वही विचलित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्योंकि, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश की किरण को अभिसारी लेंस एकत्रित कर देता है या प्रकाश की किरणों को एक जगह एकत्र कर देता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा नियंत्रित कौन करता है। तो नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण जो करता है, ऑप्शन नंबर है ए दृष्टिपटल तो रेटिना प्रतिबिंब बनाता है, सूक्ष्ममंडल, परितारिका या फिर पुतली। तो इसका ऑप्शन है सी नंबर परितारिका। 10 नंबर क्वेश्चन है, समान नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है या फिर क्या है। समान नेत्र का निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी सही है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब की आकृति या प्रकृति क्या होती है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। ए नंबर है सीधाभासी, बी नंबर है उल्टाभासी, सी नंबर है सीधा वास्तविक या डी नंबर है उल्टा वास्तविक। तो इसका नंबर प्रतिबिंब जो बनता है मानव नेत्र में वो उल्टा और वास्तविक होता है। 12 नंबर क्वेश्चन, जरा दूर दृष्टि होने के कारण होने का क्या कारण है। जरा दूर दृष्टि होने का क्या कारण है। नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना या समंजन क्षमता का घट जाना। तो नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना है इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। 13 नंबर, अभिनेत्र लेंस की क्षमता किसके कारण वह अपने फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, क्या कहलाता है। समंजन या नेत्र दोष या परावर्तन या फिर अपवर्तन। तो वो कहलाता है समंजन क्षमता। 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है।
यहाँ देखिए पहला में देखते हैं आयरन यहाँ पर 1 है, यहाँ 3 है, ये संतुलित नहीं है। यहाँ आयरन 3 है, यहाँ भी 3 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 1 है लेकिन और यहाँ 4 है, ये भी संतुलित नहीं है। आयरन यहाँ 3 है, आयरन 3 है, ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है। हाइड्रोजन 4 दूनी 8 है, हाँ तो ये सी नंबर इसका संतुलित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है। उपचयन मतलब वृद्धि और अपचयन मतलब कमी, ह्रास। तो उपचयित कौन हो रहा है, हाइड्रोजन। यहाँ 1, यहाँ हाइड्रोजन अकेले था, यहाँ 2 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ अकेले था, यहाँ 2 हो गया, तो ये क्या हो रहा है, वृद्धि। और कॉपर ऑक्साइड यहाँ एक साथ था, यहाँ अकेले हो गया, तो इसमें कमी हो रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। फिर है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक, उत्पाद, उत्प्रेरक या फिर उत्पाद। तो क्या कहते हैं हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया में जो एरो के ए साइड होता है, बाएं साइड होता है, उसको कहते हैं अभिकारक या फिर अभिकर्मक, और जो इधर बनता है उसको कहते हैं उत्पाद। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 17 नंबर, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान के होता है, बराबर, कम, अधिक या फिर 0। तो होता है बराबर, इसलिए हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं ताकि दोनों साइड बराबर हो जाए। 18 नंबर क्वेश्चन है, CH4 मतलब यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ देखिए इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, ऊष्मा का उत्पादन हो रहा है। तो यह कैसी अभिक्रिया है, ऊष्मा जब उत्पादन होता है उसको क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर ऊष्मा छेपी, ऊष्मा शोषी, विस्थापन या वियोजन। तो हम लोग जब ऊष्मा उत्पादन होता है तो उसको कहते हैं ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। फिर है यहाँ A+ अम्ल लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना रहा है, उपरोक्त में A क्या है। तो इसमें A क्या है, यहाँ कार्बन ऑक्साइड बना रहा है और जल बना रहा है, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना रहा है। तो ये कब होता है, जब इसको कैल्शियम कार्बोनेट को अम्ल के साथ HCl के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो ये बनता है CaCl2 और H2O और CO2 बनता है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट है। तो कार्बोनेट ऑप्शन नंबर सी सही है। 20 नंबर को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में नीला पत्र डालने पर वह लाल नहीं होगा। चूँकि अम्ल जो होता है वो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो यहाँ ये हाइड्रोनाइट्रिक अम्ल, ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है, सिर्फ ये अम्ल नहीं है, तो यही नहीं ऐसा कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 का ए सही है। 21, दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा सी नंबर, इसमें क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है। फिर जल में अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किस लवण का प्रयोग किया जाता है। तो जल में अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सोडियम क्लोराइड, बी है NaCO3, सी है CuSO4 या फिर NaHCO3। तो हम लोग जल के अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम लोग सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। 23 नंबर देखते हैं, जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है क्योंकि उसमें OH आयन उपस्थित होता है। OH आयन रहेगा तो क्षारीय हो जाएगा, उसमें H+ आयन उपस्थित रहता है, उसमें क्लोराइड उपस्थित रहता है या फिर उदासीन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर, चूँकि H+ आयन में टूटता है इसलिए वो अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, और अगर नहीं टूटेगा तो अम्लीय गुण नहीं प्रदर्शित करेगा। पदार्थ ABCD का pH मान क्रमशः 2, 4, 7, 14 है। यह पदार्थ में कौन सा क्षारक है। क्योंकि जब हम लोग pH स्केल को देखते हैं तो 7 में उदासीन होता है, और 7 से दाहिने तरफ जाता है तो क्षारीय होता है, और बाएं तरफ जाता है तो अम्लीय होता है। तो 7 से दाहिने तरफ मतलब यहाँ 14 है जो क्षारीय गुण प्रदर्शित कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 25, इस चित्र में कौन अभिक्रिया हो रही है। इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो चूँकि यहाँ पर AgCl को सनलाइट हीट किया जा रहा है, तो ये टूटेगा Ag में और प्लस
Cl2 में। तो कई यहाँ देखिए एक अभिकर्मक था और 2 उत्पाद बन रहा है, तो क्या हो रहा है, वियोजित हो जा रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर है 26, भोजन एवं अन्य पदार्थों को शरीर में एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए कौन जैव प्रक्रम उत्तरदायी है। पोषण, पोषण तो खाना खाते हैं। श्वसन, उत्सर्जन, संवहन, ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, डी संवहन। प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में से किस पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण में जल की तो आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट या फिर क्लोरोप्लास्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ये तो प्रकाश संश्लेषण के बाद भोजन बनने के बाद बनता है। मनुष्य में किस प्रकार का पोषण होता है। स्वपोषी पोषण, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण या फिर प्राणी संभोजी पोषण। स्वपोषी पोषण तो हरे पेड़ पौधे करते हैं। मृतजीवी पोषण तो बैक्टीरिया जो मतलब दूसरे जीवों को, मरे हुए जीवों को खाते हैं। परजीवी पोषण मतलब जो दूसरे जीवों पर डिपेंड रहते हैं, तो हम लोग सी नंबर परजीवी पोषण प्रणाली करते हैं। वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है। वसा के पाचन के लिए ऑप्शन नंबर है टाइलिन, बी पेप्सिन, सी ट्रिप्सिन या फिर लाइपेज। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा लाइपेज, जो कहाँ पाया जाता है, क्षुद्रांत की भित्ति में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज पायरुवेट में टूटना कहाँ होता है। जो ग्लूकोज होता है वो पायरुवेट में कहाँ टूटता है। ऑप्शन नंबर है ए कोशिका द्रव में, बी है फेफड़ा में, सी है वायु कुपिका में या फिर डी माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये कहाँ टूटता है, ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है। पौधे में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर है जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, क्लोरोप्लास्ट द्वारा या फिर रंध्र द्वारा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फ्लोएम द्वारा। किसी जीव को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन प्रक्रिया आवश्यक है। किसी जीव को अपने से संतान या फिर अपने पीढ़ी को बनाए रखने के लिए क्या करना जरूरी होता है। पोषण, श्वसन, जनन या नियंत्रण। तो जनन करना होता है, अपने जैसे संतान उत्पत्ति करना होता है ताकि उसका अस्तित्व बना रहे। दिया गया चित्र किस प्रकार का जनन को दर्शाता है। क्योंकि यहाँ एक पत्ता है, ब्रायोफिल्म उसका पत्ता है और यहाँ से पादप मतलब नए जीव निकल रहे हैं। तो ये मुकुलन है या फिर कायिक प्रवर्धन या फिर द्विखंडन या फिर पुनरुद्भवन। तो ये कायिक प्रवर्धन का जनन को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, बीज में भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद में विकसित हो जाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं। बीज से नए स्पीशीज में जब बनता है तो उसको क्या कहेंगे, निषेचन। निषेचन तो इंसानों में होता है। परागण, परागकणों का हस्तांतरण परागण कहलाता है। अंकुरन, उसमें अंकुरन होता है। गर्भाशय के किस भाग में निषेचन होता है। ऑप्शन नंबर है प्लेसेंटा, बी है डिंबवानी, सी है ग्रीवा और डी है अंडाशय। तो किस में होता है निषेचन, डिंबवाहिनी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, जल विद्युत संयंत्र के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। इसमें कौन सा सत्य है या अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जल विद्युत संयंत्र के लिए। इसमें जीवाश्म ईंधन का उपयोग होता है। नहीं, इसमें तो जल विद्युत संयंत्र में जीवाश्म ईंधन नहीं चाहिए। इस संयंत्र को निर्माण में पारिस्थितिक तंत्र का नष्ट हो जाता है, ये भी गलत है। इसमें गोबर का उपयोग, ये भी तो मीथेन गैस में होता है। तो सत्य कौन है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौर सेल के उपयोग में क्या सीमाएं हैं। तो सौर सेल का उपयोग की क्या सीमाएं हैं। इसमें केवल बिछाने की आवश्यकता होती है का उपयोग होता है। इसमें सौर ऊर्जा का उपयोग होता है, ये तो सही बात है। लेकिन सीमाएं मतलब कमी उसको कह सकते हैं, ये सही है। इसमें सुदूरदर्शी क्षेत्र में उपयोग किया जा सकता है, ये भी सही है। वह अत्यधिक महंगा है। लेकिन यहाँ इसका जो सीमाएं हैं वो है, इसमें केवल बिछाने की आवश्यकता होती है का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या सीमाएं हैं, ए नंबर इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 38। नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग की क्या सीमाएं हैं। नाभिकीय ऊर्जा, इसमें यूरेनियम का उपयोग होता है। इसमें नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए होता है। नाभिकीय विखंडन उत्पन्न ऊर्जा कार्बन परमाणु के दहन के उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में बहुत अधिक होती है। नाभिकीय अपशिष्ट का भंडारण में समस्या उत्पन्न होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नाभिकीय विखंडन के उत्पन्न ऊर्जा कार्बन परमाणु के दहन से उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में बहुत अधिक होती है। निम्नलिखित में कौन ऊर्जा स्रोत का उपयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक अच्छा है। लकड़ी का तो नहीं होगा, कोयला, सीएनजी या फिर एलपीजी। तो ऑप्शन नंबर
एलपीजी सही है, डी। निम्नलिखित में किस विद्युत संयंत्र में जीवाश्म ईंधन का प्रयोग होता है? किसमें जीवाश्म ईंधन का प्रयोग होता है? ताप, जो ताप से तो सनलाइट से होता है। जल विद्युत संयंत्र, ये तो जल से होता है। नाभिकीय विद्युत संयंत्र और या फिर भूतापीय ऊर्जा स्रोत, तो इसमें कौन सही हो जाएगा? सी, नाभिकीय विद्युत संयंत्र में जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है। अंत तक बने रहने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर साइंस से रिलेटेड या फिर अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी सेट का अगर सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।